खाना पीना और सोना, इसके सिवा कुछ आता है क्या? टूटे न कभी यारी ये, हर रोज में तेरे पास ही रहूं। मैं उदास हूँ जाने ले जो तू, हंसाए मुझको है तू। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से नजर डाल रहे हैं जिसने हाल ही में काफी सुर्खियां बटोरी हैं। ये है भारत में आवारा कुत्तों का प्रबंधन और इस पर सुप्रीम कोर्ट का आप कह सकते हैं बदलता नजरिया। और दिलचस्प बात यह है कि अदालत ने अपने ही एक पिछले काफी सख्त आदेश को महज 11 दिनों के अंदर ही संशोधित कर दिया। हाँ, ये काफी तेजी से हुआ। बिल्कुल। ये सब शुरू हुआ 11 अगस्त 2025 को, जब सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के संदर्भ में एक आदेश जारी किया। लेकिन फिर 22 अगस्त को उसी अदालत ने एक नया, काफी अलग दिशा निर्देश दिया। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद है ये समझना कि अदालत के रुख में ये नाटकीय बदलाव क्यों आया, इस नए फैसले में क्या खास है, पुराने से ये कितना अलग है और इसके मायने क्या हैं, न सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए बल्कि शायद पूरे देश के लिए। हाँ, इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। सही। हमारे पास जो जानकारी है वो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इन हालिया फैसलों, उनके पीछे के तर्क और उन पर हुई सार्वजनिक और विशेषज्ञ प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करती है। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं 11 अगस्त के उस पहले आदेश से। उसमें क्या कहा गया था और उसका असर क्या हुआ? हाँ, तो वो जो 11 अगस्त का आदेश था वो काफी कह सकते सीधा और सख्त था। उसमें कहा गया था कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के सभी आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए और उन्हें शेल्टर होम्स में रखा जाए। सभी को? हाँ, सभी को। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उन्हें वापस उनके इलाकों में छोड़ने पर रोक लगा दी गई थी। इसे एक तरह से कैच इन कीप यानी पकड़ो और रखो की नीति कहा जा सकता है। पकड़ो और रखो? हाँ, मतलब एक बार कुत्ता पकड़ा गया तो वो वापस सड़क पर नहीं आएगा, उसे अनिश्चित काल के लिए शेल्टर में ही रहना होगा। सुनने में तो शायद कुछ लोगों को ये समस्या का सीधा समाधान लगे, लेकिन जैसा कि हमने देखा इस पर प्रतिक्रिया बहुत तीव्र थी। ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल, प्रतिक्रिया लगभग तुरंत और काफी व्यापक थी। पशु कल्याण कारकों, कई विशेषज्ञों और यहाँ तक कि आम जनता के एक बड़े हिस्से ने इस निर्देश की कड़ी आलोचना की। अच्छा। हाँ, इसके पीछे कई कारण थे। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण था व्यावहारिकता का। मतलब आप सोचिए, दिल्ली एनसीआर जैसा विशाल और घनी आबादी वाला इलाका, हाँ, वहाँ लाखों आवारा कुत्ते हैं। इन सभी को पकड़ना, उनके लिए पर्याप्त जगह वाले शेल्टर बनाना या खोजना और फिर अनिश्चित काल तक उनकी देखभाल करना, मतलब खाना, पानी, चिकित्सा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती है। हाँ, ये तो समझ आता है। लाखों कुत्तों को हमेशा के लिए शेल्टर में रखना, ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है संसाधनों और जगह का। ठीक कहा। मौजूदा शेल्टर वैसे भी पहले से ही भरे हुए हैं और उनके पास संसाधन सीमित है। इतने बड़े पैमाने पर इस काम को अंजाम देना लगभग असंभव माना गया। और दूसरा कारण? दूसरा बड़ा मुद्दा था पशु कल्याण का। कई विशेषज्ञों का मानना है कि आवारा कुत्ते, खासकर वो जो किसी इलाके में लंबे समय से रह रहे हैं, वो अपने उस क्षेत्र के आदी हो जाते हैं। हाँ, टेरिटोरियल होते हैं। हाँ, उन्हें वहां से हटाकर एक सीमित, अक्सर भीड़-भाड़ वाले शेल्टर में बंद कर देना उनके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत तनावपूर्ण हो सकता है। जी। इसे अमानवीय भी माना गया। साथ ही ये चिंता भी जताई गई कि जब शेल्टर क्षमता से ज्यादा भर जाएंगे तो वहां कुत्तों की स्थिति और खराब हो सकती है। और फिर सार्वजनिक विरोध भी हुआ, जैसा कि जानकारी में उल्लेख है। आपने बताया प्रतिक्रिया हुई। हाँ, काफी जोरदार प्रतिक्रिया हुई। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुए, ऑनलाइन याचिकाएं शुरू की गईं, सोशल मीडिया पर वो #StopCatchAndKeep जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। अच्छा। और मामला सिर्फ कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया। और जैसा कि आपने शुरू में इशारा किया था, कुछ राजनीतिक हस्तियों ने भी इस पर बयान दिए। हाँ, राहुल गांधी का जिक्र था। हाँ, उदाहरण के लिए राहुल गांधी का वो बयान सामने आया जिसमें उन्होंने इसे करुणा के खिलाफ बताया। ये सब दिखाता है कि ये मुद्दा सिर्फ एक प्रशासनिक या कानूनी मसला नहीं था, बल्कि ये लोगों की भावनाओं, नैतिकता और सामाजिक सरोकारों से भी गहराई से जुड़ा हुआ था। तो ये सब दबाव, ये व्यवहारिक चिंताएं और शायद पशु कल्याण के तर्क,
क्या यही वजहें थीं कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी जल्दी अपना फैसला बदला? सिर्फ 11 दिनों में। ये तो काफी कम समय है। लगता तो यही है। 11 दिन का समय वाकई बहुत कम है किसी अदालत के लिए अपने ही निर्देश पर पुनर्विचार करने और उसे बदलने के लिए। ये दिखाता है कि जो आपत्तियां उठाई गईं उनमें काफी वजन था। अदालत ने शायद महसूस किया कि 11 अगस्त का आदेश जमीनी हकीकत से थोड़ा दूर था और शायद अनपेक्षित परिणाम दे सकता था। इसलिए 22 अगस्त को एक नया संशोधित आदेश जारी किया गया जो पहले वाले से काफी अलग था। चलिए, अब इस 22 अगस्त के संशोधित आदेश पर आते हैं। इसमें क्या मुख्य बदलाव किए गए? ये पकड़ो और रखो से कैसे अलग है? हाँ, तो सबसे बड़ा और बुनियादी बदलाव तो यही था कि वो कैच एंड कीप की नीति को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। पूरी तरह से? जी हाँ, पूरी तरह से। इसकी जगह अदालत ने उस तरीके को अपनाने का निर्देश दिया जो भारत में पहले से ही कानूनी रूप से मान्य है और जिसे वैज्ञानिक रूप से ज्यादा प्रभावी माना जाता है, यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल या एबीसी कार्यक्रम। हाँ, एबीसी कार्यक्रम। इसका मतलब है कुत्तों की नसबंदी करना। हाँ, लेकिन सिर्फ नसबंदी नहीं। एबीसी कार्यक्रम के 3 मुख्य घटक हैं। पहला नसबंदी, स्टेरिलाइजेशन, दूसरा टीकाकरण, वैक्सीनेशन, और तीसरा वापसी, रिटर्न। अच्छा, SVR कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यानी आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए, उनकी नसबंदी की जाए ताकि उनकी आबादी नियंत्रित हो, उन्हें रेबीज और अन्य बीमारियों के खिलाफ टीके लगाए जाएं और अगर जरूरी हो तो कृमिनाशक दिया जाए, और फिर सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें वापस उसी इलाके में छोड़ दिया जाए जहां से उन्हें पकड़ा गया था। वापस उसी इलाके में छोड़ना है। ये पकड़ो और रखो से बिल्कुल उल्टा है। इसके पीछे क्या तर्क है? क्यों वापस छोड़ना बेहतर है? इसके पीछे कई तर्क हैं, जैसे मैंने पहले भी इशारा किया। एक तो ये कि कुत्ते क्षेत्रीय जानवर होते हैं। हाँ। अपने इलाके में वापस आने पर वे स्थिर रहते हैं और बाहरी कुत्तों को अपने क्षेत्र में आने से, मतलब घुसने से, रोकते हैं। इससे आबादी का घनत्व नियंत्रित रहता है। अच्छा, एक तरह से वो अपना इलाका संभाल लेते हैं। बिल्कुल। दूसरा, ये कुत्तों के लिए कम तनावपूर्ण और ज्यादा मानवीय है। तीसरा, ये शेल्टरों पर पड़ने वाले भारी बोझ को एकदम कम कर देता है। और चौथा, जो बहुत जरूरी है, टीकाकरण के जरिए ये रेबीज जैसी गंभीर बीमारियों के प्रसार को रोकने में मदद करता है। इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य की भी रक्षा होती है। सही। तो ये एक तरह से पशु कल्याण और मानव सुरक्षा दोनों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास है। लेकिन क्या सभी कुत्तों को वापस छोड़ा जाएगा या इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे बहुत गुस्सैल कुत्ते या बीमार? हाँ, अपवाद रखे गए हैं। ये जरूरी भी था। नए आदेश में साफ कहा गया है कि केवल उन कुत्तों को शेल्टर में रखा जाएगा जो या तो रेबीज से ग्रस्त हैं, ठीक है, या फिर अत्यधिक आक्रामक या इरिवर्सिबली अग्रेसिव हैं। रेबीज वाले कुत्तों को रखना तो खैर जरूरी है ही, क्योंकि वे इंसानों और दूसरे जानवरों के लिए खतरा है। और जो कुत्ते बहुत ज्यादा आक्रामक हैं और जिनका व्यवहार सुधारा नहीं जा सकता, उन्हें भी सार्वजनिक सुरक्षा के लिहाज से अलग रखना जरूरी समझा गया। अत्यधिक आक्रामक, ये शब्द थोड़ा मतलब व्यक्तिपरक या सब्जेक्टिव लग सकता है। क्या इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा दी गई है आदेश में? कैसे तय होगा कि कौन अत्यधिक आक्रामक है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और आपकी बात सही है। जानकारी के अनुसार इस आदेश में आक्रामक की कोई ठोस वस्तुनिष्ठ परिभाषा नहीं दी गई है। ओह। हाँ, ये थोड़ी अस्पष्टता छोड़ता है। कौन तय करेगा कि कुत्ता अत्यधिक आक्रामक है? किस आधार पर? क्या सिर्फ भौंकना या अपने इलाके की रक्षा करना आक्रामकता माना जाएगा? सही सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां भविष्य में और स्पष्टता की जरूरत होगी, ताकि इस प्रावधान का दुरुपयोग न हो और केवल वास्तव में खतरनाक कुत्तों को ही पकड़ा जाए। ये तो हुई कुत्तों को पकड़ने और छोड़ने की बात, लेकिन आवारा कुत्तों से जुड़ा एक और बड़ा मुद्दा होता है उनके भोजन का। कई लोग खिलाते हैं, कई विरोध करते हैं। क्या इस नए आदेश में इस पर भी कुछ कहा गया है? हाँ, और ये इस आदेश का एक और अहम पहलू है जो काफी चर्चा में भी है। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे समुदायों के साथ मिलकर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए निर्धारित क्षेत्र, यानी डेजिग्नेटेड फीडिंग जोन्स बनाएं। निर्धारित फीडिंग जोन्स? जी, इसका मकसद ये है कि जो लोग कुत्तों को खाना खिलाना चाहते हैं वे एक तय जगह पर ऐसा कर सकें। इससे क्या फायदा होगा? इससे 2 मुख्य फायदे हो सकते हैं। एक, कुत्तों को नियमित रूप से भोजन मिल सकेगा, जिससे शायद भोजन की तलाश में उनके इधर उधर भटकने या कचरा फैलाने या आक्रामक होने की प्रवृत्ति कम हो।
और दूसरा, ये सार्वजनिक स्थानों जैसे कि इमारतों के प्रवेश द्वार, पार्क के खेल क्षेत्र वगैरह को साफ रखने में मदद करेगा और लोगों और कुत्तों के बीच या खिलाने वालों और विरोध करने वालों के बीच संभावित टकराव को कम करेगा। निर्धारित फीडिंग जोन, ये विचार सुनने में तो दिलचस्प है, लेकिन क्या ये जमीनी स्तर पर काम करेगा? अक्सर ऐसी जगहों को लेकर समुदायों में, सोसाइटीज में विवाद भी हो जाते हैं। आपकी चिंता बिल्कुल जायज है। ये विचार सैद्धांतिक रूप से तो अच्छा है, लेकिन इसका कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कैसे? जैसे इन जोन्स को कहाँ बनाया जाएगा, कौन इनका प्रबंधन करेगा, क्या स्थानीय निवासी इसके लिए सहमत होंगे? अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग कुत्तों को खिलाने के पक्ष में होते हैं तो कुछ इसका सख्त विरोध करते हैं। हाँ, ये तो होता है। तो इन निर्धारित क्षेत्रों को प्रभावी बनाने के लिए सामुदायिक भागीदारी, स्पष्ट दिशा निर्देश और शायद स्थानीय अधिकारियों की निगरानी की आवश्यकता होगी। ये संतुलन बनाने का एक प्रयास जरूर है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कितनी समझदारी और सहयोग से लागू किया जाता है। तो कुल मिलाके ये नया आदेश एबीसी नियमों को फिर से स्थापित करता है, सिर्फ खतरनाक कुत्तों को हटाने की बात करता है और फीडिंग जोन का सुझाव देता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो इसका महत्व क्या है? मतलब क्यों ये जरूरी कदम माना जा रहा है? बड़ी तस्वीर में देखें तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है। पहला, ये भारत के मौजूदा पशु जन्म कोण नियंत्रण नियमों को, जो 2001 से हैं और बाद में संशोधित भी हुए, सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से स्पष्ट समर्थन देता है। ये नियम वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित है। दूसरा, ये मानव पशु संघर्ष के जटिल मुद्दे को संबोधित करने का एक अधिक संतुलित और व्यावहारिक प्रयास है। संतुलित कैसे? ये मानता है कि आवारा कुत्ते हमारे शहरी पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं और उन्हें पूरी तरह खत्म करने के बजाय उनके साथ सह अस्तित्व का रास्ता खोजना होगा। तीसरा, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य, खासकर रेबीज नियंत्रण और पशु कल्याण के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश करता है। ये पिछले पकड़ो और रखो वाले आदेश की तुलना में निश्चित रूप से ज्यादा मानवीय और टिकाऊ समाधान की ओर इशारा करता है। और ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक ही सीमित नहीं रहेगा, है ना? जानकारी के मुताबिक इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की भी योजना है। हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण बात है। अदालत ने संकेत दिया है कि वो इस दृष्टिकोण को एक राष्ट्रीय नीति के रूप में स्थापित करना चाहती है। पूरे देश के लिए एक नीति? हाँ, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें शामिल करने की बात कही गई है, ताकि पूरे देश में आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए एक समान, वैज्ञानिक और मानवीय ढांचा तैयार हो सके। अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव होगा। कुछ शहरों ने तो शायद इस दिशा में काम करना शुरू भी कर दिया है, जैसे आदेश के बाद कुछ हरकत हुई हो। बिल्कुल, जानकारी बताती है कि इस आदेश के बाद कुछ नगर निगम जैसे देहरादून, नोएडा और गाजियाबाद ने अपने यहाँ एबीसी कार्यक्रमों, खासकर नशेबंदी अभियानों को और तेज करने की योजना बनाई है। अच्छा, ये दिखाता है कि स्थानीय स्तर पर भी इस नए दृष्टिकोण को अपनाने की इच्छा शक्ति दिख रही है। ये सकारात्मक संकेत है। लेकिन एक राष्ट्रीय व्यापी नीति बनाना और उसे लागू करना, इसमें क्या चुनौतियां आ सकती हैं? ये आसान तो नहीं होगा? चुनौतियां कई हैं, बिल्कुल आसान नहीं होगा। पहली तो वही आक्रामक कुत्ते की परिभाषा वाली बात है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट और समान रूप से लागू करना होगा। दूसरी, भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में हर राज्य और शहर की अपनी अलग भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां हैं। एक ही नीति हर जगह समान रूप से प्रभावी हो, ये जरूरी नहीं। संसाधनों का आवंटन एक बड़ी चुनौती होगी। एबीसी कार्यक्रमों और फीडिंग जोन के प्रबंधन के लिए पर्याप्त धन, प्रशिक्षित कर्मचारी और बुनियादी ढांचे की जरूरत होगी। क्या सभी नगर निगमों के पास ये संसाधन होंगे? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और तीसरी, सामुदायिक भागीदारी। बिना स्थानीय समुदायों के सहयोग के, चाहे वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हों या पशु प्रेमी समूह, ये नीतियां सफल नहीं हो सकती। जागरूकता फैलाना और लोगों को इस दृष्टिकोण के फायदों के बारे में समझाना भी महत्वपूर्ण होगा। तो मतलब ये कि नीतिगत दिशा तो सही लग रही है, ज्यादा मानवीय, ज्यादा वैज्ञानिक, लेकिन असली परीक्षा इसके कार्यान्वयन में होगी। बिल्कुल। जमीन पे कैसे उतरता है? निश्चित रूप से नीति बनाना एक बात है, उसे जमीन पर उतारना बिल्कुल दूसरी। एबीसी कार्यक्रम पहले से ही कानून में है, लेकिन कई जगहों पर उनका कार्यान्वयन ढीला या अपर्याप्त रहा है। इस नए आदेश और राष्ट्रीय नीति की मंशा तभी पूरी होगी जब कार्यान्वयन प्रभावी,
निरंतर और पारदर्शी हो। इसमें निगरानी, मूल्यांकन और जरूरत पड़ने पर सुधार की गुंजाइश भी रखनी होगी। सही। सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि विभिन्न सरकारी एजेंसियां, नागरिक समाज संगठन और आम नागरिक मिलकर कैसे काम करते हैं। तो ये सब जानने के बाद एक आम नागरिक के लिए इसका क्या मतलब है? ये फैसला उनके जीवन को, उनके आस पड़ोस को कैसे प्रभावित कर सकता है? इसका असर कई स्तरों पर पड़ सकता है। सबसे पहले सार्वजनिक सुरक्षा। अगर रेबीसी कार्यक्रम प्रभावी ढंग से लागू होता है तो रेबीज का खतरा कम हो सकता है और कुत्तों की आबादी स्थिर होने से शायद आक्रामक व्यवहार की घटनाएं भी कम हों। ये तो अच्छी बात है। दूसरा, सामुदायिक जीवन। निर्धारित फीडिंग जोन अगर सही ढंग से लागू होते हैं तो वे कुत्तों को खिलाने को लेकर होने वाले विवादों को कम कर सकते हैं और सार्वजनिक स्थानों को ज्यादा व्यवस्थित रख सकते हैं। और तीसरा, ये हमारे समाज के मूल्यों को भी दर्शाता है। ये दिखाता है कि हम विकास और शहरीकरण के साथ साथ पशु कल्याण और सह अस्तित्व को कितना महत्व देते हैं। ये सिर्फ कुत्तों की समस्या नहीं है, ये हमारे अपने रहने के माहौल और हमारे नैतिक दृष्टिकोण से जुड़ा मुद्दा है। ये वाकई एक जटिल मुद्दा है जिसमें कानून, विज्ञान, भावनाएं और जमीनी हकीकत सब आपस में गुंथे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये संशोधित फैसला संतुलन बनाने की एक कोशिश तो लगता है। ये संतुलन साधने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। पकड़ो और रखो शायद एक तात्कालिक, कुछ हद तक घबराहट वाली प्रतिक्रिया थी, जबकि नसबंदी टीकाकरण वापसी एक दीर्घकालिक, वैज्ञानिक और शायद ज्यादा स्थायी समाधान की ओर इशारा करता है। ठीक है। ये स्वीकार करता है कि समस्या जटिल है और उसका समाधान भी बहुआयामी होना चाहिए। तो संक्षेप में अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या रहीं? एक क्विक रिकैप। जरूर। संक्षेप में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2020 को अपने 11 अगस्त के पकड़ो और रखो वाले आदेश को पलटते हुए आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाया। ये दृष्टिकोण एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) नियमों पर आधारित है, जिसमें कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और फिर उन्हें उनके इलाके में वापस छोड़ना शामिल है। ठीक। केवल रेबीज ग्रस्त या अत्यधिक आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर में रखा जाएगा, हालांकि आक्रामक की परिभाषा अभी स्पष्ट नहीं है। साथ ही कुत्तों को खाना खिलाने के लिए निर्धारित क्षेत्र बनाने का निर्देश दिया गया है और अदालत का इरादा इसे एक राष्ट्रीय नीति बनाने का है। कुल मिलाकर ये कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य और पशु कल्याण के बीच संतुलन साधने वाला एक अधिक व्यवहारिक, मानवीय और वैज्ञानिक रूप से समर्थित प्रयास माना जा रहा है। हालांकि इसका सफल कार्यान्वयन एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल। ये संशोधित आदेश संतुलन बनाने का लक्ष्य तो रखता है, लेकिन एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है वो इन निर्धारित फीडिंग जोन्स के प्रभावी कार्यान्वयन से जुड़ा है। जैसा कि हमने बात की, ये अक्सर विवाद का कारण बन सकते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि समुदाय, मतलब निवासी, पशु प्रेमी, स्थानीय निकाय, ये सब मिलकर इन जोन्स को इस तरह से लागू कर सकते हैं कि ये सच में समाधान बने, ना कि नए संघर्ष का केंद्र। सिर्फ जगह तय कर देना काफी नहीं होगा, है ना? शायद इसके प्रबंधन और नियमों को लेकर भी स्पष्टता और आम सहमति बनानी होगी। हाँ, ये बहुत जरूरी होगा। और इसी से जुड़ा एक और विचार मन में आता है। सरकारी नीतियां और अदालती आदेश अपनी जगह हैं, लेकिन इस नए, अधिक मानवीय दृष्टिकोण को सफल बनाने में व्यक्ति या समुदाय स्तर पर और क्या किया जा सकता है? शायद सिर्फ कुत्तों को दोष देने या डरने के बजाय उनके व्यवहार को समझने की कोशिश करना, या फिर स्थानीय स्तर पर एबीसी कार्यक्रमों में स्वयंसेवक के रूप में मदद करना, या जिम्मेदार तरीके से भोजन उपलब्ध कराने में भूमिका निभाना। शायद सह अस्तित्व की भावना को बढ़ावा देने के लिए छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हम सब विचार कर सकते हैं। हाँ, और अगर कोई इस विषय की गहराई में और जाना चाहे तो इससे जुड़ी अन्य सामग्रियां भी उपलब्ध हैं। उदाहरण के तौर पर 22 अगस्त के फैसले पर कई समाचार चैनलों ने चर्चा की, जैसे इंडिया टुडे न्यूज़ एट 7 के उस दिन के पॉडकास्ट में इसका संक्षिप्त उल्लेख था, जो दिन की प्रमुख खबरों का हिस्सा था। अच्छा। और यदि कोई इस मुद्दे के ऐतिहासिक संदर्भ और पहले वाले पकड़ो और रखो आदेश के पीछे की चिंताओं को समझना चाहे, जैसे रेबीज नियंत्रण की तात्कालिकता और उस पर विशेषज्ञों की विस्तृत राय जानना चाहे, तो द हिंदू के इन फोकस पॉडकास्ट का एक पुराना एपिसोड देखा जा सकता है। वो शायद 13 अगस्त के आसपास प्रकाशित हुआ था। हालांकि वो पहले आदेश के संदर्भ में था, लेकिन उसमें रेबीज के वैज्ञानिक पहलू, बड़े पैमाने पर कुत्तों को पकड़ने की चुनौतियों और नीतिगत विकल्पों पर गहन चर्चा
चर्चा की गई थी वो इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि को समझने में मदद कर सकती है। ठीक है। आज की इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये चर्चा इस जटिल मुद्दे को समझने में मददगार रही होगी।